चलिए देखिए बच्चों, आज बात करते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए इसमें वैसे तो दो होते हैं, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल वाला केस हमें नहीं करना है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, सीरीज वाला केस है। तो इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं। जो आर सर्किट था उसमें वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस था? जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, वी एंड आई आर इन द सेम फेज, है ना। अच्छा, जब ये सेम फेज में है तो मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं, ये वी नॉट था और इधर ही कौन है, आई नॉट, ठीक है। सी सर्किट में क्या होता था, आई लीड करता था, है ना। आई लीड्स वी बाय पाई बाय टू। तो यानी अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये होता था आई नॉट और ये हो जाएगा वी, है ना, 90 एंगल का। अच्छा, तीसरा जो एल सर्किट था उसमें क्या हो रहा था, उसमें वी लीड कर रहा था। सो वी लीड्स बाय पाई बाय टू। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे, ये था आई नॉट और ये है हमारा वी नॉट। अब ये बताओ, अगर बच्चों हम इसको शिफ्ट कर दें, मैं इसको रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज ओमेगा टी एंगल तक, तो हम इन तीनों को एक साथ दिखा सकते हैं। पहले तो मैं अलग अलग ही दिखा देता हूँ, मतलब इसके जो एक्चुअल फॉर्मेट है, मैंने इस तरफ तो लिखा है किसको, वी आर, ये आर वाला है ना, ये वी आर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी सी और ये वी एल। तो ये वी आर था इस तरफ, यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी सी, और यहाँ पे वी एल, है ना। ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये एंगल कितना था, ओमेगा टी। अगर मैं इसको ओमेगा टी घुमा दूं, अगर इसको शिफ्ट कर दूं मैं, तो ये ग्राफ ना ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा वी एल और ये हो जाएगा वी सी। बन गया ना। अच्छा, ये जो वी एल और वी सी है, इनकी वैल्यूज भी अगर हम देखें, तो जो वी आर था वो क्या था, आई आर। वी सी क्या था, आई एक्स सी। और वी एल क्या था, आई एक्सएल। एक्स सी की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हो जाएगा आई अपॉन ओमेगा सी। इसकी वैल्यू आई, अच्छा ये 1 अपॉन ओमेगा सी था और एक्सएल था ओमेगा एल, आई ओमेगा एल। ये तीनों वैल्यूज को आप देखिए, इनफैक्ट एल और सी में खासतौर से, ये आई अपॉन ओमेगा सी है, ये आई ओमेगा एल है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब वीएल या वीसी, वीएल है ना। इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है, उसमें डिवाइड हो रखा है। तो वीएल शुड बी ग्रेटर देन वीसी। अब ये मेरे पास तीन ग्राफ बने हुए हैं, तीन वेक्टर्स हैं, वीएल वीसी और वीआर। इन तीनों में अगर हम कहें, इन तीनों में वीएल और वीसी का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वीएल और वीसी ऑपोजिट है। तो वीएल माइनस वीसी आ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर उसका और वीआर का रिजल्टेंट बीच में से आएगा। बस हमें वही कैलकुलेट करना है कि वो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे वोल्ट है बेटा। हाँ, वीएल बड़ा है, वीसी छोटा है, तो एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू की तरफ आएगा रिजल्टेंट। अच्छा, मैं कह रहा था कि वोल्टेज और करंट यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्केलर्स या वेक्टर्स, वेक्टर्स की तरह, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होता है वो तो स्केलर होता है, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, टेंसर होता है। कभी वो स्केलर है, कभी वो वेक्टर है। चलिए इसको नोट करते हैं।
हो गया भी। अच्छा, अब देखिए, इन्हें शुरू करने से पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक इंडक्टर हुआ, एक कैपेसिटर हुआ और एक रेजिस्टेंस हुआ। मैंने इसका पोटेंशियल लिया है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जो करंट आएगा उसमें कितना फेज डिफरेंस आना। ये है L, दिस इज C एंड दिस इज R। यहाँ पे क्या था भाई, अगर हम देखें इसका I के साथ क्या था रिलेशन, VL जो था वो I से कितना एंगल बना रहा था, 90। C वाले में क्या था, VC नीचे था, और यहाँ पे I और R दोनों सेम डायरेक्शन में। ओके, तो अब बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। उसका रिजल्टेंट का नाम है V डैश। ये क्या होना चाहिए, VL माइनस VC। तो ये यहाँ पे आएगा, है ना, VL माइनस VC, और इस तरफ था अपना VR। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में से आएगा। V कितने एंगल पर आ रहा है, वो 5। नाउ रिजल्टेंट ऑफ V डैश एंड VR, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब क्योंकि ये बीच में से जा रहा है ना, 90 के एंगल पर थे दोनों आपस में, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये तो आ गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो VR था वो कितना था अभी, IR। अच्छा, और VL क्या था, IXL। और VC क्या था, IXC। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो V कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर मतलब IR का स्क्वायर, प्लस VL कितना हुआ, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। इस पूरे में I कॉमन आ जाएगा स्क्वायर के साथ, वो बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका V आ गया। अच्छा, आप इस इक्वेशन को देखें और ओम लॉ को देखें। फ्रॉम ओम्स लॉ आप जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो वो जो आई आर है, क्योंकि यहाँ पे आर आर तो है नहीं, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम आर ना कह के उसको जेड कहते हैं। ठीक है, और जेड होता है यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या है, जेड। और इसको ही एक और नाम से पुकारते हैं विच इज कॉल्ड द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करिए जरा, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर। ये आपका इम्पिडेंस आ गया। ठीक है। अच्छा, जेड का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ जेड, ये आ गया हमारा ओम, और इसके डायमेंशन ml स्क्वायर t-3 t-2। ठीक है। अच्छा जी, तो अब फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, एक तो वोल्टेज का बना है और एक रेजिस्टेंस का, विच इज जेड, है ना। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक फाई टर्म और आया था, है ना, तो उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना, वीएन। उसके लिए मैं इसको डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे देखो, ये था वी आर अपने पास, और ये था वी, और ये एंगल था फाई। ये जो वीएल माइनस वीसी वाला टर्म है, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ राइट में। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूं, तो ये है वीएल माइनस वीसी। मुझे इस ट्राइंगल से टेन फाई निकालना है, क्या आएगा, टेन फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। अच्छा, वी एल क्या होता था भाई, आई एक्स एल, माइनस वी सी क्या होगा, आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई तो कॉमन लेके कट गया, कितना बचा,
एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन, हाँ ये आपका टेन फाइव का फॉर्मूला, मतलब अगर आपको फेज एंगल निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप कॉस फाई लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वी आर अपॉन वी। अच्छा वी आर क्या होगा, आई आर, और वी क्या होगा, आई जेड, आई कट जाएगा। कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, और आर बाय जेड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए अब इस बार जो क्वेश्चन आया था इसका नीट में, देखिए भाई नीट 2025 का क्वेश्चन है। The question says, to an AC power supply of 220 volt at 50 hertz
a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm, and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series. Connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively ये है बच्चों प्रश्न। ये इस साल आया था क्वेश्चन 2025 में। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको एक तो निकालना है करंट और दूसरा आपको निकालना है फाई। बातें मत करो भाई। 7.8 और 45। ठीक। ठीक है। देखो पहले आप इसमें z निकालो और उसके बाद I इक्वल्स टू V बाय Z।
और z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 20 ओम, और एक्सी 25 ओम, और एक्सएल 45 ओम। सो z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 25 का होल स्क्वायर। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी 20 का स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर है ना? तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 20 रूट 2, ये आपका हुआ z। तो I क्या होता था? आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस कितना है? 220 अपॉन 20 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, सो 11 अपॉन √2, और इसको लिख सकते हैं 11 √2 अपॉन 2, दैट इज 5.5 इंटू 1.414। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई गेस आपका आंसर 7.8 आ जाएगा, 7.8 एम्पियर। इसके बाद 10 फाई का फॉर्मूला। 10 फाई क्या होता था हमारे पास? 10 फाई होता था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। सो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हुआ? 20 अपॉन 20, दैट इज 1। तो फाई कितना? 45। अब देखिए, अगर आपको एलसीआर सर्किट से एलआर सर्किट बनाना है, तो क्या करेंगे? सी हटा देंगे उसमें से, है ना? और अगर हमें एलसीआर सर्किट से आरसी सर्किट बनाना है, तो मतलब जो भी आपको बनाना है उसका बाकी का पार्ट हटा दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और इंडक्टेंस है 40 मिली हेनरी, और इसका जो वी नॉट है वो 150 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है। अब ये हमसे फाइंड करवा रहा है, कंप्यूट नंबर 1, टी, ओमेगा, एक्सएल, जेड एंड फाई। टी का मतलब टाइम पीरियड, और दूसरा वी आर, वी एल एंड वी नॉट। वी नॉट का मतलब यह है वी नेट है ना?
आगे बेटा, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे भाई? 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कैसे आएगा? 2πf। एक्सएल कैसे आएगा? ओमेगा एल। और जेड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, आरएल सर्किट है ना, सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और फाई कैसे आएगा? 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। वी आर कैसे आएगा? आई आर, है ना। और जो आई है पहले वो चाहिए होगा हमें, तो आई कैसे आएगा? वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट आपको दिया हुआ है 150, वहां से आ जाएगा ये। तो वी आर ये आ जाएगा, आई नॉट आर। और दूसरा वी एल क्या आ जाएगा? आई नॉट एक्सएल। और वी नेट कैसे आता था? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। क्योंकि मैं आंसर्स लिख देता हूँ। पहले का जो आंसर आएगा वो है 1/60। इसने आंसर सॉल्व कर रखा है 377। और एक्सेल आएगा 15.08। और जेड आ रहा है 25.05। और फाई आ रहा है 37। और वी आर आ रहा है 120। और वी एल आ रहा है 90.5। और वी नेट आ रहा है 150.3। चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा। इस बार एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस है और एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ये आर है, ये एल है। और वोल्टेज है इस बार 283 साइन
314t। और यहां से जो करंट आता है दिस इज 4 sin 314t माइनस π/4। ये कहता है फाइंड एल एंड आर, ये दोनों निकालने। आर कितना बता रहे हैं? देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो ये देखो आप। एक तो हमें वी नॉट पता है, वी नॉट है 283, और हमें आई नॉट पता है 4। हम जानते हैं वी नॉट बराबर होता है आई नॉट जेड। जेड कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो 283/4, 70.75। ये तो आ गया हमारा जेड। अच्छा जी। इसके बाद हमें दिया हुआ है ओमेगा 314, और फाइ कितना दिया हुआ है? 5/4। अब लगाते हैं टेन फाइ का फॉर्मूला क्या था अभी? एक्सएल अपॉन आर, यानी ओमेगा एल अपॉन आर। 10 पाई/4 इक्वल्स टू ओमेगा है 314, एल अपॉन आर, ये 1 हो जाएगा। सो 1 इक्वल्स 314 एल अपॉन आर। तो आर की वैल्यू आ गई 314 एल, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा z का जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। z हो गया हमारे पास 70.75 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये है 314 एल, बल्कि मैं तो इसको ओमेगा एल ही कह लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ओमेगा एल ही कह लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा ओमेगा एल अपॉन आर। तो आर इक्वल्स टू कितना? ओमेगा एल। तो आर को मैं ओमेगा एल ही कह रहा हूँ, यहाँ भी यही आ जाएगा। तो ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं ओमेगा एल अंडर रूट 2। तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 70.75/√2, है ना। तो एल की वैल्यू बनी 70.75/√2 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना था? 314।
तो भाई इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। उसके बाद जब आप ये निकाल लेंगे तो आर क्या आ जाएगा, ओमेगा एल। ओमेगा 314 हो गया, ओमेगा एल की वैल्यू तो आपको दी हुई है सीधी सीधी, है ना। ये ओमेगा एल की वैल्यू है कितनी, 70.75 अपॉन √2। और √2 होता है, 1/√2 होता है 0.707 मल्टीप्लाई बाय 70.75। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, वहां से एल आएगा। ये 50 आ जाएगा लगभग। और एल 50 डिवाइडेड बाय 314, 0.16 हेनरी। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसी और डीसी में। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेक्टिफायर का, है ना। वो हम लोग वैसे तो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं, बट एक ऐसा डिवाइस है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। क्या हम एसी से डीसी बना सकते हैं? ओके, सो द आंसर इज यस। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। कोई बच्चों ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, हमारे घरों में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल होती है क्या जो रेक्टिफायर का इस्तेमाल करती है? बताइए। इलेक्ट्रिकल, हाँ अप्लायंसेस हैं, ओके। और कुछ इसके अलावा? ठीक है। हाँ, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को पहले डीसी बनाता है, बैटरी में स्टोर करता है, और फिर बैटरी से जब लाइट भाग जाती है तो वो डीसी लेता है और उसको वापस से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी ऐसा पॉसिबल है किसकी वजह से, किसी मदद से, रेक्टिफायर की मदद से। अच्छा, जो रेक्टिफायर होते हैं वो हम लोग ऐसे आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रेक्टिफायर्स आर जनरली composed of composed of डायोड्स। ये डायोड से मिलके बनते हैं, है ना। तो इसमें भी तीन तरह के होते हैं। इसके अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहला टाइप होता है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर।
और इसको सेंट्रल टैप भी कहते हैं, सेंट्रल टैप। और तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हाफ वेव, फुल वेव। हाँ ब्रिज, हाफ वेव का मतलब क्या हुआ कि ये आधी वेव कन्वर्ट करता है डीसी में। फुल वेव में पूरी वेव हो जाती है। और ब्रिज में, इसमें भी फुल वेव होती है ना, ये भी फुल वेव है। फुल वेव रेक्टिफायर। अब मसला ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हाफ वेव की बात करूं, अगर मैं इसका इनपुट और आउटपुट देखूं, सपोज यहां पर हम वोल्टेज ले रहे हैं इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट, ये टाइम। इनपुट वोल्टेज जो है वो क्योंकि एसी वोल्टेज है तो ऐसे आएगा। इसके कॉरेस्पॉन्ड अगर हम आउटपुट देखें ना तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, बता सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी एफ है तो नीचे वाले का क्या? सेम ही है। ऐसा इसलिए कि उसकी शेप तो वही है ना, बस नीचे वाला हिस्सा आ नहीं रहा है उसके अंदर। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाँ, इसमें अंतर ये आएगा कि जो फुल वेव है, अभी बनाऊंगा मैं आगे। फुल वेव में क्या होगा कि सारे पल्सेशन यानी ये जो आ रहे थे ना नीचे और ऊपर, ये सब ऊपर आ जाएंगे। फुल वेव में ये और ज्यादा रेक्टिफाइड होगा, और ज्यादा साफ होगा, और ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप। अच्छा, इसके बाद देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में भी ऐसा ही कुछ होगा। बस यहाँ पर जो वेव थी वो दोनों साइड पे आएगी, मतलब इनपुट और आउटपुट वाले में। तो जब इसका आउटपुट लिया जाएगा तो ये वेव ना ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, इसकी क्या होगी?
डबल हो जाएंगे और टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाले की वो एफ है, तो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2f हो जाएगी। अच्छा, ये जो डीसी आया है ना, ये डीसी है और ये जो ऊपर वाला था वो एसी है। ठीक है। अब एक बात बताओ सोच के, ये जो हमने करंट बनाया है डीसी वाला, क्या ये प्योर डीसी है या ये पल्सेटिंग डीसी है? बेटा डबल ऐसे हुई है कि एक सेकंड में ये एक चक्कर लगाया और एक सेकंड में इसने दो चक्कर लगा लिए। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो चक्करों की संख्या है वो, है ना, और चक्कर होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन कहाँ हो रहा है? पहला रिपीटिशन यहाँ पे हो रहा है ना। अब दो को अगर एक वो मानोगे तो उससे ये तो डिफाइन हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरी शेप दोबारा रिपीट यहाँ से करना स्टार्ट करेगी। ये वाली शेप कहाँ से स्टार्ट कर रही है? यहाँ से। तो जहां से शेप रिपीट करना स्टार्ट करे वही तो मोशन है ना। हाँ भाई, ये कैसा डीसी है, पल्सेटिंग या कांस्टेंट? ये पल्सेटिंग, ये पल्सेटिंग डीसी है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए मुझे कि अगर हमें ये पल्सेशंस नहीं चाहिए तो क्या करें? पैरेलल। इस बात को नोट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू in order to eliminate or reduce pulsations, capacitor is connected in parallel with the load resistance, है ना। अच्छा, एक और भी चीज लगा सकते हैं इसके साथ, कैपेसिटर लगा दे या फिर दूसरा क्या लगा सकते हैं? इंडक्टर लगा सकते हैं, वो सीरीज है पैरेलल? सीरीज। और an inductor can be used or an inductor can be uh, connected in series with the load resistance। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें बन जाती हैं। अब हम दो टर्म्स डिफाइन करेंगे। एक टर्म है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर एसी में ही हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है। अच्छा, फॉर्म फैक्टर इसको हम नाम देते हैं आर एफ। तो अगर मैं इसको करंट के लिए डिफाइन करूं तो क्या आएगा भाई? आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। यहाँ पे एवरेज से मुराद है हाफ साइकिल का, क्योंकि फुल साइकिल में तो जीरो होता है। आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू और आई एवरेज टू आई नॉट अपॉन पाई। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हुआ, पाई ऊपर चला जाएगा, तो इट इज पाई अपॉन टू रूट टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्म फैक्टर। सो आर एफ इक्वल्स टू पाई अपॉन टू रूट टू। आप चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख दीजिए, रूट टू की वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ गया। चलिए लिख लीजिए इसको। ये अपना
की वैल्यू और निकाल लीजिएगा बच्चों ना। हाँ, इसकी वैल्यू आएगी 1.11। 1.11। चलिए, एक टर्म तो हो गया फॉर्म फैक्टर, एक होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू ऑफ एसी। हाँ, देखिए, तो इसको हम बोलते हैं आर एफ हो गया था। तो इसको पी फैक्टर में नाम दे देता हूँ। पी एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए? आई आर एम एस अपॉन आई नॉट। ठीक है। और आई आर एम एस क्या होता था? आई नॉट अपॉन रूट टू अपॉन आई नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा। सो वन अपॉन रूट टू। ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। बल्कि इसको पीक वैल्यू उल्टा लिख दिया। पीक वैल्यू ऊपर आएगा ना। पीक फैक्टर में इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो इसको हम मिलेंगे आरपी। सो आई नॉट अपॉन आई आर एम एस। सो आई नॉट अपॉन आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई नॉट बाय रूट टू, ये कैंसिल हो गया। सो विल बी रूट टू। सो आरपी इक्वल्स टू रूट टू, which is 1.414।
चलो बच्चे एक क्वेश्चन और। दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, ठीक है, और इन दोनों को एक इंडक्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है L के साथ, ठीक है, और बल्कि इसमें फिलहाल हम एक ही रखते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल फिलहाल V1 था, इसको हमने जोड़ दिया किसी इंडक्टर से, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया V2, ठीक है। आपको बताना है इस प्रोसेस में कितने एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है। ट्राई कीजिए बात। इंडक्टेंस L है और कैपेसिटेंस C है, ठीक है, इसको बस C ही रख लेंगे। फाइंड एनर्जी लॉस if potential of capacitor reduces from V1 to V2। देखिए शुरुआत में जब इसका कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल V1 था, तो एनर्जी कितनी थी? हाफ C V1 स्क्वायर। बाद में हाफ C V2 स्क्वायर। तो जो एनर्जी यहाँ से चेंज हुई होगी वो कहाँ गई होगी? L में गई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हाफ C V1 स्क्वायर माइनस हाफ C V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वो करंट पूछ लेगा हमसे ना, ऑल्सो फाइंड करंट। तो हमें आई चाहिए, तो हाफ तो कट ही जाएगा, तो C टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू Li स्क्वायर। तो यहां से I कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ C अपॉन L V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये करंट आ जाएगा। एनर्जी का लॉस जो आएगा वो ये, या तो ये वाला लेफ्ट या तो राइट वाला, और जो एनर्जी करंट आएगा वो ये।
अच्छा बच्चों, एक डिवाइस होता है चॉक कॉइल। जानते हैं क्या होता है चॉक कॉइल में? चॉक कॉइल, देखो जो पुरानी ट्यूब्स होती थी ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती थी घर में, जो रॉड लगाते थे कांच वाली, उसके साथ एक चौक लगाई जाती थी जानबूझ के, सो दैट वो आसानी से स्टार्ट हो जाए, उसमें कुछ चार्ज स्टोर हो सके और उसके बाद वो आसानी से जल जाए। ठीक है, ये जो एलईडीज हैं इनके अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस दोनों लगाए जाते हैं। इंडक्टेंस होता है हाई और रेजिस्टेंस होता है बहुत लो। अगर इंडक्टेंस हाई होगा, एल होगा सर्किट में, तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या था? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो जो कॉस फाइव है उसके अंदर टर्म क्या आएगा एल सर्किट में? कॉस फाइव तो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो चॉक कॉइल एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा चॉक कॉइल। चॉक कॉइल, देखिए इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस consisting of, it is a device consisting of high inductance, it is a device consisting of high inductance and negligible resistance, negligible resistance. It consumes, it consumes a very low power, it consumes a very low power when used, when used in a circuit. अच्छा देखिए, अब हमने क्या बोला इसके अंदर, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। ठीक है, तो मैं एक सर्किट बनाऊं, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, और यहाँ पे मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया, ये आर है और ये एल है। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये बताइए इसका जो इम्पिडेंस आएगा वो क्या है? Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा जो आर है ना वो एक्सएल से बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका कॉस फाई कितना आएगा? आर बाय जेड, दैट इज आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसमें से आर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो जब यहां से आर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर काट देते हैं, तो अल्टीमेटली अपने पास कॉस पाई आता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पावर क्या होगी? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। है ना, ये रिजल्ट आ गया हमारे सामने। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड। अच्छा आर को मैंने क्या बोला है? एक्सएल से बहुत छोटा, तो जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो फिर इसका आंसर लगभग क्या आएगा? जीरो।
इसका मतलब इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि चेक कॉइल में क्या क्या इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है ना, ऑप्शंस दे रखे होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये, जिसमें पावर जीरो हो रही है, कौन सा होता है ये? वाटलेस करंट है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ पास। चलिए क्वेश्चन करिएगा। देखिए, एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 220 ohm resistance, an AC circuit consisting of a 220 ohm resistance and 0.7 Henry choke and 0.7 Henry choke. Find the power absorbed from find the power absorbed from 220 volt and 50 hertz. Find power absorbed from 220 volt and 50 hertz source connected in this circuit connected in this circuit if the resistance and choke are joined. If the resistance and choke are joined, number 1 in series, number 2 in parallel. अगर सीरीज में होंगे तो कितनी पावर आएगी और अगर पैरेलल में होंगे तो कितनी पावर कंज्यूम होगी।
पहले इसका z निकाल लीजिए और उसके बाद cos फाइ और फिर पावर। हाँ भाई, कितना आ रहा है? कितनी कितनी वैल्यूज हैं बताना, रेजिस्टेंस कितना है? 220 ओम। वीआरएमएस कितना है? वोल्टेज 220। ठीक है, और एल कितना है? 0.7 हेनरी। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो पहले हम निकालेंगे ओमेगा विच इज 2 पाई एफ, 100 पाई, या 314 हम कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा जेड कितना आएगा? पहले मुझे एक्सेल भी चाहिए होगा। एक्सेल आ जाएगा अपना ओमेगा एल। सो 314 मल्टीप्लाई बाय 0.7 कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई करके? ये एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू ना 22/7 रख लेते हैं। 22/7 इंटू 100। तो ओमेगा एल कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 100 इंटू 0.7। ये कट जाएगा यहाँ से और ये भी कट जाएगा। सो 220 ओम आ गया है ना, एक्सेल। तो अभी जेड कितना आ जाएगा अपने पास? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कितना हुआ? 220 का स्क्वायर प्लस 220 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 220 √2। ये तो आया हमारा जेड। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या? आई आर एम एस। वो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस अपॉन जेड। सो वी आर एम एस इज 220 अपॉन 220 √2, so will be 1/√2। दिस इज योर आई आर एम एस। अच्छा, इसके अलावा अब हमें चाहिए क्या? cos फाइ। cos फाइ कितना आएगा? आर बाय जेड। सो आर कितना है भाई? 220। और जेड कितना था अपने पास? 220 √2। दैट इज 1/√2। ठीक है, पावर क्या होती है? वी आर एम एस, आई आर एम एस, cos फाइ
तो VRMS is 220, IRMS is 1 upon root 2 into 1 upon root 2. So 220 upon 2, that will be 110 watt. 110 watt। अब पैरेलल में क्या होगा बच्चों? ये हमने AC सोर्स लगा लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे इंडक्टेंस लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ सोच के, एक्सेल जो होता है उसके अंदर तो पावर जीरो होती है, तो पावर सारी कहाँ है? रेजिस्टेंस। तो इसकी पावर कैसे निकालोगे आप रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की पावर, क्योंकि आपको वोल्टेजेस तो पता है, करंट तो नहीं पता कहाँ कितना जा रहा है, वोल्टेज तो सेम ही है ना इसका। तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव, और कॉस फाइव तो वन होता है इसमें, तो बस वी स्क्वायर अपॉन जेड लगा दो। क्या वो बताओ इसमें? देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी आर एम एस जो इसका है और इसका भी वही है। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो जब वो इसमें जाएगा तो क्योंकि ये एक अलग सर्किट की तरह मान लिया जाएगा, ये अलग सर्किट मान लिया, तो ये दो सर्किट्स हो गए, एक तो इंडक्टेंस वाला और एक रेजिस्टेंस वाला। जब ये सीरीज में थे तो ये पूरा एक सिंगल था, मतलब उसमें इस और इसको मिला के जेड बनाया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलग है ये अलग, तो आप इसकी पावर अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे। इसकी पावर जब निकालोगे तो उसके अंदर कॉस फाई का टर्म आएगा, और कॉस फाई इसके लिए क्या होता है, जीरो। तो इस वजह से इसकी पावर कंज्यूम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हाँ पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, पावर कंज्यूम हो रही है लेकिन नेग्लिजिबल। अच्छा इसमें ना टाइप्स लिखिएगा चॉक ऑयल के, टाइप्स ऑफ चॉक ऑयल। टाइप्स ऑफ चॉक ऑयल। देखिए चॉक ऑयल्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर मेड, चॉक ऑयल for different frequencies are made by using different substances in their core, are made by using
different substances in their core. Chalk coil for different frequencies are made by using different substances in their core. They are of two types. They are of two types. Number one, AF chalk coil. AF. AF chalk coil. लिखिए. These chalk coils are laminated. These chalk coils are laminated with soft iron cores. Soft iron cores. They are used to reduce cores के बाद these are used to reduce low frequency alternating currents. They are used to reduce low frequency alternating currents. दूसरा लिखिए RF chalk coils. RF chalk coils. These are used to reduce high frequency alternating currents. These are used to reduce high frequency alternating currents. In these chalk coils, इसके आगे लिखना है. In these chalk coils, air cores are used. Air cores are used. ठीक है, तो ये दो तरह के हैं. इसमें एक में क्या इस्तेमाल हो रहा है अभी? लैमिनेटेड आयरन कोर, और दूसरे में एयर कोर. ठीक है, तो चौक कॉइल के ऊपर दो तीन सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है ना. इसमें इंडक्टेंस ज्यादा हाई होता है, रेजिस्टेंस कम होता है. और इसका फायदा क्या है भाई? इसमें पावर कंजम्पशन कम होता है ना. ठीक है. अच्छा, जो पुरानी ट्यूब्स हैं, है ना, जो कांच वाली ट्यूब होती थी, तो उसको अगर आपने ऑन किया तो एकदम से ऑन नहीं होती थी, अगर आपको याद हो. पहले दो तीन बार ना ऐसे झिमराहट होती थी उसके अंदर, फिर एकदम से स्टार्ट हो जाती थी. तो उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर जो चार्ज आता था वो स्टोर नहीं हो पाता था. उसे स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो कोई कैपेसिटर लगाएं, है ना, या तो चॉक कॉइल लगाएं. तो वो चॉक कॉइल क्या करती थी, उसको एक पावर पहले से कंज्यूम करके रखती थी अपने पास. जैसे ही लाइट ऑन हो, बटन ऑन करे, तो वो फौरन जल जाए. ठीक है. एलईडी लाइट्स में ऐसा नहीं है. ये लाइट्स के अंदर अब तो सीधा सीधा एलईडी मतलब डायोड्स इस्तेमाल हो, और डायोड्स में ये कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं. ठीक है.